नमस्ते, मैं प्राध्यापिका अनीता रोहिदास राजवंशी आदिशक्ति धंदाई माता शिक्षण प्रसारक संस्था द्वारा संचालित स्वर्गीय अन्ना साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, तहसील साकरी, जिला धुलिया, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, यहाँ पर आपको तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित डीएससी विशेष पेपर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने साहित्य के संबंध में जानकारी ली थी, साथ ही इतिहास क्या होता है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, इस पर विवेचन किया हुआ था। अब इस वीडियो में हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर हम विवेचन प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास गारसा द तौसी और शिव सिंह सेंगर द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अब हम इसमें और देखेंगे कि उनके पश्चात और किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया हुआ है। शिव सिंह सेंगर के पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन का प्रयास किया गया। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप सन 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें उन्होंने कवियों और लेखकों का कार्यक्रम अनुसार वर्गीकरण किया, साथ ही तत्कालीन प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है। उन्होंने चारण काल को 700 ईस्वी सन से 1380 ईस्वी सन तक लिया है। उसके पश्चात 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस विवरण से स्पष्ट है कि यह काल विभाजन न होकर साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों के केवल नामकरण है। इसमें कालक्रम की निरंतरता का भी अभाव है। इससे साहित्य के कुछ सीमित प्रवृत्तियों का ज्ञान तो हो सकता है, किंतु ऐतिहासिक चेतना एवं बोध संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि उनके साहित्य जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन का मूल्यांकन पर हम प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर देखिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो प्रयास किया हिंदी साहित्य के काल विभाजन का, इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि को रखने वाला यह सुव्यवस्थित रीति से लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। अर्थात उनका जो पहला प्रयास है वो परवर्ती लेखकों के लिए, इतिहासकारों के लिए अत्यंत सराहनीय योगदान उनका है। ग्रंथों का कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अर्थात उन्होंने जो नाम दिए हैं, यहाँ पर देखिए, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। तो ये यहाँ पर सिर्फ क्या है कि अध्यायों के जो नाम दिए गए हैं तो वो किसी काल विशेष का सूचक है। इस ग्रंथ में 952 कवियों का जीवन काल, रचनाओं संबंधित परिचय प्रस्तुत किया है। इसमें केवल हिंदी कवि लिए गए हैं। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी, नई काव्य के रूप में इस रचना में वर्णन किया गया है। परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ अत्यंत प्रेरणादायी है। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन की दृष्टि से
जॉर्ज ग्रियर्सन का यह प्रयास सराहनीय है। तो इस प्रकार हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन का मूल्यांकन किया। आगे चलकर मिश्र बंधु विनोद में 4 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, जिसके 3 भाग 1913 ईस्वी सन में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी सन में। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देकर भी भरसक इस बात का प्रयास किया कि यह एक आदर्श इतिहास ग्रंथ सिद्ध हो। इनके इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इन्होंने इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया तथा पहली बार लगभग 8 खंडों में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर उनके द्वारा मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने आरंभिक काल जो है 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्वारंभिक काल, जिसकी समय सीमा 700 से 1343 है। उत्तर आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा 1344 से 1444 विक्रम संवत मानी गई है। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत, अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत उसकी समय सीमा है। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत, यह उनकी काल विभाजन की समय सीमा है। परिवर्तन काल को उन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत तक माना है। तो वर्तमान काल को 1926 विक्रम संवत से अब तक उसका विभाजन किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि निसंदेह मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया वर्गीकरण ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है, किंतु इसमें असंगतियों का सर्वथा अभाव नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं के काल विभाजन का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है। कालखंड उनके द्वारा किए गए काल विभाजन जो है, उनके नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। इस काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार दिखाई नहीं देता। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 700 विक्रम संवत से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी सन के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा रचनाकारों की संख्या भी बहुत अधिक दी गई है। अलंकृत तथा परिवर्तन कालों का नामकरण भी वैज्ञानिक नहीं है। कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उन्होंने उनके साहित्यिक महत्व को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान मिश्र बंधुओं को दिया जा सकता है और हिंदी साहित्य में उनका यह योगदान सराहनीय है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किया है। पर पूर्ववर्ती जो हिंदी साहित्य के लेखक हुए, जैसे गारसा दत्तौसी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी न्यूनताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है और उनका कहना है कि हिंदी साहित्य के विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण
इधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त मान्यता के अनुसार हिंदी साहित्य के 500 वर्षों के इतिहास को 4 सालों में विभक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन दिया गया है। उन्होंने आदिकाल, वीर गाथा काल, उसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्य काल और रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है और उसकी समय सीमा 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त काल विभाजन एवं नामकरण में आदि काल में वीर गाथाओं की प्रमुखता को देखते हुए इसे वीर गाथा काल नाम दिया है। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल और भक्ति काल, उत्तर मध्य काल में भक्ति और रीति की प्रमुखता को देखते हुए और उनके प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए क्रमशः पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया और उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परंपरा से प्राप्त आदि, मध्य और आधुनिक नामों के साथ साथ उस युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर एक एक विशिष्ट नाम और भी जोड़ दिए हैं। इस प्रकार उन्होंने चारों कालों को दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को भी द्योतित कर दिया है। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन अपनी संक्षिप्तता, सरलता तथा स्पष्टता के कारण आज तक हिंदी जगत में बहुमान्य हैं। तो यहाँ पर उनके काल विभाजन का स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का मूल्यांकन किया गया है। इतिहास के काल विभाजन पर नई दृष्टि से विचार किया है। उसके नामकरण युगीन परिवेश को स्पष्ट किया गया है। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में वर्गीकरण की दृष्टि रखी है, अर्थात इतिहास लेखन किस प्रकार होना चाहिए, उसके काल के साथ साथ उसके प्रवृत्ति के अनुसार या उस युग की विशेषता के अनुसार उसका नामकरण किया जाना चाहिए और उसकी समय सीमा का कालावधि वो भी ठीक तरह से दिया जाना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन के अनुसार ही इस हिंदी साहित्य का काल विभाजन का वर्गीकरण किया है। प्रारंभिक कवियों को सांप्रदायिक कहकर महत्व दिया है। साहित्य की उस काल विशेष में होने वाली प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो साहित्यिक समीक्षा को महत्व देकर रचनाकारों के ग्रंथों का मूल्यांकन किया गया है। हिंदी साहित्य का यह काल विभाजन आज भी विद्वानों द्वारा सर्वमान्य है। उनके पश्चात काल विभाजन का प्रयास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके उपरांत यदि किसी अन्य विद्वानों की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उनकी निम्न पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रकार इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से हमें हिंदी साहित्य
कि काल विभाजन तत्कालीन कवियों, लेखकों, रचनाओं का विवरण एवं विश्लेषण किया हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काल विभाजन किया उसका मूल्यांकन इस प्रकार है कि उन्होंने संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग किया है। पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार माना है और वीर गाथा काल की अपेक्षा आदि काल नाम दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया था उसकी अपेक्षा आदि काल नाम देना वे उचित समझते हैं। उनका कहना है कि उस समय में केवल वीर गाथा प्रवृत्ति पर ही काव्य रचनाएं नहीं हुई थी, तो उससे अन्य रचनाएं भी, जैसे लौकिक काव्य भी था, आमिर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ भी थी, प्रेम काव्य था, रासो काव्य था। तो इस प्रकार अलग अलग विषयों पर काव्य रचनाएं की गई थी और इसीलिए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए हुए काल विभाजन का खंडन करते हुए वे वीर गाथा काल को आदिकाल नाम देना उचित समझते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना का क्रियान्वित प्रयास किया है। इनमें से एक बार हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 इसमें से 1993 ईस्वी सन तक के कालखंडों को व्यवस्थित किया गया है। तो उन्होंने इस प्रकार काल विभाजन किया हुआ है। चारण काल, यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन इस प्रकार किया है। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार काल विभाजन की समय सीमा मानी है उसी प्रकार वर्मा जी ने भी मानी है। सिर्फ उन्होंने आदि काल को चारण काल, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है, तो इन्होंने उस काल को चारण काल नाम देना उचित समझा है, क्योंकि चारण कवियों की प्रधानता को देखकर वे इसे चारण काल नाम देते हैं। पर उस समय में केवल चारण कवियों का ही प्रचलन नहीं था, तो उससे अन्य भी साहित्य अन्य कवियों द्वारा भी लिखा गया था, तो उसका भी विवेचन आया हुआ है। इनके द्वारा किया काल विभाजन का मूल्यांकन इस प्रकार हम कर सकते हैं। वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल नाम दिया है। संधि का नाम से एक नया काल। हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 ईस्वी सन से न मानकर संवत 700 ईस्वी सन से स्वीकृत। इनके पश्चात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी काल विभाजन किया हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखकर एक अभाव की पूर्ति की है। इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजन किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि
गणपति चंद्रगुप्त ने काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल को वे 1184 से 1350 ईस्वी सन, मध्यकाल उसके 2 भागों में विभाजित किया है। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल जिसकी समय सीमा 1350 से 1500 ईस्वी सन तक, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी सन तक, और आधुनिक काल 1857 से 1965 तक स्वीकार किया हुआ है। उनके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार संपादित किया हुआ है। आदि काल को वे 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक स्वीकार करते हैं। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, और आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। यद्यपि हमने देखा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया हुआ है, अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हिंदी जगत ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन तथा नामकरण का स्वीकार किया है। उनके द्वारा किया गया विभाजन अपेक्षाकृत परिष्कृत एवं अधिक तर्कसंगत लगता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि उन्होंने परंपरागत आदि, मध्य और आधुनिक नामों के आधार पर एक एक विशिष्ट नाम और भी जोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने चारण कालों के दोहरे नाम लेकर प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को रेखांकित किया है। आचार्य शुक्ल जी का वर्गीकरण अत्यंत संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट होने के कारण ही आज तक हिंदी जगत में सर्वस्वीकृत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन दृष्टिपात किया है, उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है तथा उसके अन्य कई विद्वानों ने किए गए काल विभाजन के प्रयास पर भी हमने प्रकाश डाला है। तो अब तक के लिए इस वीडियो में हमने काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के नामकरण पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।